स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। साल 2022 में बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया और इन परियोजनाओं को देश को समर्पित भी किया जा चुका है। और इन कंप्लीट हो चुके परियोजनाओं में से 20 परियोजनाओं के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिनको कि 2022 में कंप्लीट हो चुके परियोजनाओं के पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है। लेकिन 2022 खत्म होते होते और भी कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। तो इन परियोजनाओं में से 10 महत्वपूर्ण कंप्लीट हो चुके परियोजनाओं को कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के पार्ट 3 के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के बाद उसको भी जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए नंबर 10 पर बात करते हैं चुरहट बाईपास के बारे में, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। चुरहट बाईपास का निर्माण मध्य प्रदेश के रीवा सीधी रोड के अंतर्गत किया गया है और यह एक 4 लेन बाईपास है एवं इसका निर्माण NHAI द्वारा किया गया है। इस परियोजना की कुल लंबाई 15.35 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत एक 6 लेन के ट्विन टनल का भी निर्माण किया गया है। इस टनल का निर्माण मोहनिया घाटी में किया गया है और इसकी लंबाई लगभग 2.9 किलोमीटर है। इस टनल के निर्माण के कारण पहले वाहनों को मोहनिया घाटी से गुजरने में लगभग 45 मिनट का समय लगता था, परंतु अब मात्र 5 मिनट का समय लगेगा। चुरहट बाईपास परियोजना का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 75E के अंतर्गत किया गया है। इस परियोजना के निर्माण के कारण रीवा और सीधी के बीच की यात्रा में लगभग 45 से 50 मिनट की कमी आएगी। इसके साथ ही रीवा से सिंगरौली और रीवा से झारखंड राज्य के बीच में भी कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। इस परियोजना का निर्माण कार्य दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था और यह परियोजना दिसंबर 2022 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इसके निर्माण में लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस परियोजना का निर्माण दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा किया गया है। नंबर 9 पे बात करते हैं कोइलवर बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया गया है और यह परियोजना पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको पता है कि पटना आरा बक्सर हाईवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाईवे परियोजना है और इस पूरे हाईवे परियोजना की लंबाई 125 किलोमीटर है और इस परियोजना के अंतर्गत पटना से बक्सर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए 2 लेन हाईवे को 4 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। और आपको बता दें कि 14 नवंबर 2022 को पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना के कोइलवर से बक्सर तक के भाग को यातायात के लिए खोल दिया गया है, परंतु पटना से कोइलवर तक के खंड का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है और बहुत ही जल्द पटना से बिहटा के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। यह एलिवेटेड कॉरिडोर 4 लेन का होगा और इसकी कुल लंबाई लगभग 23 किलोमीटर होगी और इस दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि कोइलवर से बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना की लंबाई लगभग 92 किलोमीटर है। यह परियोजना नेशनल हाईवे नंबर 922 के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण NHAI द्वारा किया गया है। पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना के निर्माण को 3 चरणों में बांटा गया है और वर्तमान में इस परियोजना का फेज 2 और फेज 3 बनकर तैयार हो चुका है। यह पूरा हाईवे परियोजना पटना से शुरू होकर बिहटा, कोइलवर, आरा, शाहपुर, ब्रह्मपुर, नया भोजपुर, दलसागर, बक्सर होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के भरौली गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस परियोजना के अंतर्गत सभी छोटे बड़े टाउन में बाईपास का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही सोन नदी पर 6 लेन के न्यू कोइलवर ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। न्यू कोइलवर ब्रिज को वशिष्ठ नारायण सेतु के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है और इस ब्रिज के निर्माण से पटना और आरा के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। कोइलवर बक्सर हाईवे परियोजना का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया गया है। इस परियोजना का निर्माण कार्य जुलाई 2017 में शुरू किया गया था और यह परियोजना नवंबर 2022 में कोइलवर से बक्सर के बीच बनकर तैयार हो गया। पहले पटना से बक्सर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 5 घंटे का समय लग जाता था, परंतु अब पटना से बक्सर के बीच यात्रा के दौरान मात्र 3 घंटे का समय लगता है।
और जब यह हाईवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो पटना से बक्सर के बीच की यात्रा को 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। कोइलवर से बक्सर 4 लेन हाईवे के निर्माण में लगभग 1507 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस परियोजना के हाईवे खंड का निर्माण पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी पुल पुलियों का निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नंबर 8 पे बात करते हैं वडक्कन-चेरी टू थ्रिसूर 6 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण केरला राज्य में किया गया है। इस परियोजना का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 544 के अंतर्गत किया गया है। NH 544 कोची से कोयम्बटूर होते हुए सेलम तक है और इस हाईवे के वडक्कन-चेरी टू थ्रिसूर सेक्शन को 6 लेन में अपग्रेड किया जा चुका है। यह एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। इस हाईवे परियोजना की लंबाई लगभग 28 किलोमीटर है और इसका निर्माण NHAI द्वारा किया गया है और इस परियोजना के अंतर्गत ही 6 लेन के कुथिरन टनल का भी निर्माण किया गया है। कुथिरन टनल एक ट्विन टनल है जिसके अंतर्गत 6 लेन के हाईवे का निर्माण किया गया है और यह केरला राज्य का फर्स्ट 6 लेन हाईवे टनल है और इस टनल की कुल लंबाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है और यह टनल भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। कुथिरन टनल के निर्माण के कारण 30 मिनट का सफर अब मात्र 2 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वडक्कन-चेरी थ्रिसूर हाईवे परियोजना वडक्कन-चेरी से शुरू होकर वनियमपाड़ा पट्टिक्कड होते हुए थ्रिसूर में जाकर समाप्त होती है। इस परियोजना के निर्माण को सर्वप्रथम 24 अगस्त 2009 में प्रस्तावित किया गया था, परंतु इसका निर्माण कार्य सही मायने में 2016 में ही शुरू हो पाया। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण कार्य थ्रिसूर एक्सप्रेसवे लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस परियोजना के निर्माण के पूर्व वडक्कन-चेरी से थ्रिसूर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 1 घंटे से ऊपर का समय लगता था, परंतु अब इस परियोजना के निर्माण के बाद वडक्कन-चेरी से थ्रिसूर के बीच की दूरी को मात्र 30 मिनट में पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही इस परियोजना के निर्माण से केरला और तमिलनाडु के बीच भी कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। नंबर 7 पे बात करते हैं नागपुर एम्स के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में किया गया है। नागपुर एम्स का निर्माण नागपुर के मिहान में किया गया है और इसका निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज 4 के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहले नागपुर एम्स के निर्माण को जुलाई 2014 में प्रस्तावित किया गया था। अक्टूबर 2015 में इसको कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया और इसका निर्माण कार्य सितंबर 2017 में शुरू किया गया और 2018 में नागपुर एम्स को पार्शियली ओपन कर दिया गया और अब 11 दिसंबर 2022 को नागपुर एम्स पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। नागपुर एम्स का परिसर लगभग 150 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है। आपको बता दें कि नागपुर एम्स महाराष्ट्र राज्य का पहला एम्स है। अगर मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए तो नागपुर एम्स में 950 बेड्स हैं। इसके साथ ही इस एम्स में 38 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं और साथ में ही स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स भी है। इंस्टीट्यूशन पर्पस के लिए नागपुर एम्स में 100 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट सीट्स भी है। नागपुर एम्स के निर्माण में लगभग 1577 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इस परियोजना का निर्माण हॉस्पिटल सर्विस कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन के अंतर्गत एग्जीक्यूट किया गया है। नंबर 6 पे बात करते हैं डोनी पोलो एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि होलोंगी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और इसका निर्माण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। इस पूरे एयरपोर्ट का परिसर लगभग 320 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है। यह एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी ईटानगर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में होलोंगी में स्थित है। डोनी पोलो एयरपोर्ट के अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया गया है और इसके रनवे की लंबाई 2300 मीटर है, अर्थात यह एयरपोर्ट आसानी से एयरबस 320 जैसे विमान को भी हैंडल कर सकता है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसके रनवे की लंबाई को 500 मीटर तक और बढ़ाया जा सकता है।
डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश राज्य का तीसरा एयरपोर्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 16वां एयरपोर्ट बन चुका है। एयरपोर्ट के अंतर्गत एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, जिसका परिसर 694 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है। इसका टर्मिनल बिल्डिंग एक समय में एक साथ 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता रखता है। एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत 4 Mi-17 प्रकार के हेलीकॉप्टर के पार्किंग की सुविधा के लिए एप्रन का निर्माण किया गया है। एयरपोर्ट के एप्रन की लंबाई लगभग 160 मीटर्स है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के अंतर्गत 2 टैक्सी वेज का भी निर्माण किया गया है। रात्रि के दौरान लैंडिंग फैसिलिटीज के लिए नेविगेशन फैसिलिटीज लाइक डीवोर और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य 15 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया और डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर 2022 को किया जा चुका है एवं इस एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा भी शुरू हो चुकी है। इस एयरपोर्ट का IATA कोड है HGI। इस एयरपोर्ट परियोजना के निर्माण में लगभग 645 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ इंडिया से और भी बेहतर हो गई है। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र को भी और बढ़ावा मिलेगा। नंबर 5 पे बात करते हैं नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1 के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में किया गया है। नागपुर मेट्रो का निर्माण महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसको कि संक्षिप्त में महा मेट्रो के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले नागपुर मेट्रो के फेज 1 का निर्माण कार्य 2015 में शुरू किया गया। नागपुर मेट्रो के फेज 1 की कुल लंबाई लगभग 39 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 2 मेट्रो कॉरिडोर्स का निर्माण किया गया है। पहला लाइन 1 जिसको कि ऑरेंज लाइन के नाम से जाना जाता है और यह नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और दूसरा लाइन 2 जिसको कि एक्वा लाइन के नाम से जाना जाता है और यह ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जा रहा है और इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर होगी। नागपुर मेट्रो के फेज 1 का लाइन 1 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसकी लंबाई 19.658 किलोमीटर है। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है और इसके अंतर्गत 18 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया गया है। और आपको बता दें कि लाइन 1 के खापरी से सीताबुल्डी तक का कॉरिडोर 8 मार्च 2019 को ऑपरेशनल किया गया था। सीताबुल्डी से कस्तूरचंद पार्क के बीच का कॉरिडोर 21 अगस्त 2021 को ऑपरेशनल किया गया था और हाल में ही कस्तूरचंद पार्क से ऑटोमोटिव स्क्वायर के बीच का कॉरिडोर भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसकी लंबाई 5.8 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया जा चुका है। यानी कि लाइन 1 अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इस पर यातायात भी शुरू किया जा चुका है। नागपुर मेट्रो के फेज 1 के अंतर्गत बनाया गया दूसरा कॉरिडोर लाइन 2 जिसको कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल लेंथ 18.557 किलोमीटर है और इस कॉरिडोर के अंतर्गत टोटल 20 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया गया है। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है। यह कॉरिडोर लोकमान्य नगर से शुरू होकर प्रजापति नगर में जाकर समाप्त होती है और लाइन 2 का लोकमान्य नगर से सीताबुल्डी तक के बीच का कॉरिडोर 28 जनवरी 2020 को ऑपरेशनल किया गया था और हाल में ही 11 दिसंबर 2022 को सीताबुल्डी से प्रजापति नगर के बीच का कॉरिडोर भी ऑपरेशनल हो चुका है और इस कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अतः नागपुर मेट्रो के फेज 1 का लाइन 2 भी अब पूरी तरीके से यातायात के लिए चालू हो चुका है। नागपुर मेट्रो के फेज 1 के निर्माण के कारण नागपुर शहर में अब ट्रैफिक व्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार होगा। नागपुर मेट्रो के फेज 1 के अंतर्गत टोटल 38 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 2 मेट्रो डिपो का भी निर्माण किया गया है।
नागपुर मेट्रो के फेज 1 के निर्माण में लगभग 9,280 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इन प्रमुख कंपनियों द्वारा नागपुर मेट्रो के फेज 1 का निर्माण किया गया है। अब नंबर 4 पे बात करते हैं चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका परिचालन भी हाल में ही शुरू किया गया है। चेन्नई सेंट्रल मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमारे देश में चलने वाला 5वां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और 11 नवंबर 2022 को इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया और इसके इनॉग्रल रन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि हमारे देश में बनाए जा रहे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सीरीज का सबसे एडवांस मॉडल है, जिसको कि वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 के नाम से जाना जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 के एक ट्रेन सेट के निर्माण में लगभग 115 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी चलने में सक्षम है और इसका ट्रायल रन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर किया जा चुका है, परंतु हमारे देश में अभी इतने एडवांस ट्रैक मौजूद नहीं है। इसी कारण से वंदे भारत एक्सप्रेस को मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाया जा रहा है। परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया जा रहा है और इन ट्रैक्स को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने लायक ट्रैक्स में परिवर्तित किया जा रहा है। चेन्नई सेंट्रल से मैसूरू के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन सप्ताह के 6 दिन किया जाता है। बुधवार को इस ट्रेन का परिचालन बंद रहता है। यह ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से मैसूरू के बीच की दूरी को मात्र 6 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है और अपनी जर्नी के दौरान यह ट्रेन 497 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इस प्रकार इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 76.46 किलोमीटर पर आवर होगी, जबकि चेन्नई सेंट्रल से KSR बेंगलुरु के बीच 359 किलोमीटर का डिस्टेंस यह ट्रेन 4 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है और इस दौरान इस ट्रेन की औसत गति 79.77 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन में टोटल 16 कोचेज हैं, जिसमें 1128 पैसेंजर्स यात्रा कर सकते हैं। इस ट्रेन में 2 क्लास है, जिनमें 14 कोचेज AC चेयर कार और 2 कोचेज एग्जीक्यूटिव चेयर कार हैं। चेन्नई सेंट्रल से मैसूरू के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20607 के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन सुबह 5:50 से चेन्नई सेंट्रल से रवाना होती है और 7:21 पर काठपाडी, 10:15 पर KSR बेंगलुरु और दोपहर के 12:20 पर मैसूरू जंक्शन में अपनी यात्रा को समाप्त करती है। रिटर्निंग जर्नी के दौरान इस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20608 के नाम से चलाया जाता है और यह ट्रेन मैसूरू जंक्शन से दोपहर के 1:05 से रवाना होती है और 2:50 पर KSR बेंगलुरु, 5:36 पर काठपाडी जंक्शन और शाम के 7:30 पर चेन्नई सेंट्रल में अपनी यात्रा को समाप्त करती है। इस प्रकार यह ट्रेन वर्तमान समय में चेन्नई से मैसूरू के बीच चलने वाली सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका परिचालन 11 दिसंबर 2022 को शुरू किया जा चुका है और यह ट्रेन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमारे देश में चलने वाली 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और इस ट्रेन के इनॉग्रल रन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इस ट्रेन के अंतर्गत भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सबसे एडवांस मॉडल वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 ट्रेन सेट का परिचालन किया जा रहा है। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंतर्गत भी 16 कोचेज वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, जिनमें 14 AC चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोचेज हैं और पूरे ट्रेन में 1128 पैसेंजर्स यात्रा कर सकते हैं। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाता है। शनिवार को इस ट्रेन का परिचालन बंद रहता है।
इस ट्रेन की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर बात करें रूट की तो यह ट्रेन बिलासपुर जंक्शन से शुरू होकर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया होते हुए नागपुर में अपनी यात्रा को समाप्त करती है। इस दौरान यह लगभग 412 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जिसको कि मात्र 5 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। इस प्रकार इस ट्रेन की औसत गति लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20825 के नाम से जाना जाता है और यह ट्रेन बिलासपुर जंक्शन से सुबह 6:45 पर अपनी यात्रा को प्रारंभ करती है। 8:01 पर रायपुर, 8:48 पर दुर्ग, 9:07 पर राजनांदगांव, 10:28 पर गोंदिया जंक्शन पहुंचती है और दोपहर के 12:15 पर नागपुर में अपनी यात्रा को समाप्त करती है। और रिटर्निंग जर्नी के दौरान इस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20826 के नाम से चलाया जाता है और यह ट्रेन नागपुर जंक्शन से अपनी यात्रा को दोपहर में 2:05 पर प्रारंभ करती है। 3:36 पर गोंदिया जंक्शन, 4:44 पर राजनांदगांव, 5:15 पर दुर्ग, 5:50 पर रायपुर पहुंचती है और शाम के 7:35 पर बिलासपुर जंक्शन में अपनी यात्रा को समाप्त करती है। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिलासपुर और नागपुर के बीच चलने वाली सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बन चुकी है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण गोवा राज्य में किया गया है और इसको ऑफिशियली मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इसको न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसके फर्स्ट फेज का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और इसका निर्माण गोवा राज्य के नॉर्थ गोवा जिले के पेरनेम तालुका के मोपा विलेज में किया गया है। इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 नवंबर 2016 को रखी गई थी। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का परिसर लगभग 2132 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है और इस एयरपोर्ट के निर्माण हो जाने के कारण गोवा राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत उपयोग होने वाले इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को भी इंस्टॉल किया गया है। बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाए इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के अंतर्गत ब्रिज माउंटेड उपकरण की सुविधा भी प्रदान की गई है। इस एयरपोर्ट के फेज 1 के चालू हो जाने के कारण यह एयरपोर्ट प्रति वर्ष लगभग 4.4 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा और निकट भविष्य में इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को 4 चरणों में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़कर 5.8 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी। तीसरे चरण के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़कर 9.4 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी और चौथे चरण के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़कर 13 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी और इस एयरपोर्ट के पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी का सैचुरेशन पॉइंट 35 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतर्गत वर्तमान में एक रनवे का निर्माण किया गया है और इसकी लंबाई 3750 मीटर है और इसके रनवे की चौड़ाई 60 मीटर है। यह एयरपोर्ट एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट परियोजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग जिसको कि ATC बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, मीटीरियोलॉजिकल फैसिलिटीज, कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज के लिए एंसिलरी फैसिलिटीज,
एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज, एविएशन फ्यूल रिफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रनवे, एप्रॉन, टैक्सीवे, पार्किंग एरिया इत्यादि कई प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इस एयरपोर्ट का IATA कोड है GOX। इस एयरपोर्ट का रनवे एयरबस A380 जैसे विशाल विमान को भी आसानी से हैंडल कर सकता है और निकट भविष्य में जरूरत पड़ने पर एक और रनवे का निर्माण किया जा सकता है। पीक आवर में इस एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग प्रति घंटे लगभग 3200 यात्रियों को हैंडल कर सकता है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के अंतर्गत स्थानीय संस्कृतियों और कलाकृतियों को काफी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। इस एयरपोर्ट के रनवे के अंतर्गत LED लाइट्स को भी लगाया गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट के प्रथम चरण के निर्माण में लगभग 2870 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस एयरपोर्ट का निर्माण GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया गया है। अब नंबर 1 पे बात करते हैं महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया गया है और इसको मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है एवं इसका फेज 1 बनकर तैयार हो चुका है और इसको यातायात के लिए 11 दिसंबर 2022 को खोला भी जा चुका है। इस एक्सप्रेसवे को ऑफिशियली द हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसको कि फ्यूचर में 10 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 701 किलोमीटर है और इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत लगभग 520 किलोमीटर लंबा भाग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण मुंबई और नागपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान समय में मुंबई से नागपुर के बीच बाई रोड यात्रा के दौरान लगभग 16 घंटे का समय लग जाता है, परंतु मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे को वाहनों के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक डिजाइन किया गया है, परंतु इस पर वाहनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिव मटका से शुरू होकर वर्धा, वाशिम, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, शिरडी, इगतपुरी होते हुए मुंबई के नजदीक ठाणे जिले में आमने गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों जो कि है नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्डाना, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, अहमदनगर, नासिक और ठाणे इन जिलों से होकर गुजरती है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना महाराष्ट्र राज्य में आने वाले 26 तालुकास और 392 विलेजेस से होकर गुजरता है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 65 फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 274 माइनर ब्रिजेस, 33 मेजर ब्रिजेस, 6 टनल्स, 21 वे साइड एमिनिटीज, 400 से ज्यादा वेहिकुलर अंडरपासेस और 300 से ज्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस, 26 टोल प्लाजास जिसमें मुख्य एक्सप्रेसवे पर 2 टोल प्लाजास होंगे और बाकी के टोल प्लाजास का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया गया है। इस एक्सप्रेसवे का कुछ भाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजर रहा है, तो जानवरों के बाधा रहित आवागमन हेतु एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 8 वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस और 22 वाइल्ड लाइफ अंडरपासेस का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टनल का निर्माण इगतपुरी के पास कसारा घाट में किया जा रहा है और इस टनल की लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। यह एक ट्विन टनल है जिसके अंतर्गत 6 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस ट्विन टनल के एक ट्यूब की चौड़ाई 17.5 मीटर है। यह टनल पूरी तरह से बन जाने के बाद हमारे देश में किसी भी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बना सबसे लंबा टनल होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण कार्य को टोटल 16 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। इस परियोजना के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है। परियोजना के अंतर्गत यात्रियों की सुविधाओं के लिए CCTV कैमरास, क्रैश बैरियर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स, टेलीफोन बूथ, एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर कंक्रीट वॉल, साइन बोर्ड्स, रेस्ट एरियाज एंड वे साइड एमिनिटीज, रोड स्टड रिफ्लेक्टर्स, जहां आवश्यक है वहां सर्विस रोड,
ड्रेनेज सिस्टम, इमरजेंसी लेन इत्यादि का निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया गया है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 22 टाउनशिप्स का भी निर्माण किया जाएगा और जगह जगह पर कृषि केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। समृद्धि महामार्ग परियोजना को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी 2019 में शुरू किया गया था और दिनांक 11 दिसंबर 2022 को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के फेज 1, जिसकी लंबाई 520 किलोमीटर है और यह नागपुर से शिरडी तक है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। पहले नागपुर से शिरडी के बीच यात्रा के दौरान लगभग 12 घंटे का समय लगता था, परंतु अब नागपुर से शिरडी के बीच यात्रा के दौरान मात्र 6 घंटे का समय लगेगा। और आपको बता दें कि इस परियोजना का बाकी का भाग यानी कि शिरडी से थाने जिले के आमने विलेज तक 181 किलोमीटर लंबा भाग 2023 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस खंड पर भी वर्तमान में निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 24,255 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य इन प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इस पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 55,335 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो ये थी 2022 में भारत में बनकर तैयार हो चुकी 10 परियोजनाओं के बारे में जानकारी। इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उन वीडियोस को भी जरूर देखें या फिर स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो के पार्ट 2 को आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।